एक माँ इस दुनिया से चली गई है, 2 बच्चे उनके पैदा हुए, बहुत ही प्यारी टिकटॉकर प्यारी मरियम। जब बर्थ के बाद वाली ब्लीडिंग होती है, मेडिकल टर्म्स में DIC कहते हैं, यानी ब्लड में से क्लॉट होने के सारे फैक्टर्स फौरन ब्लीड आउट हो जाते हैं। और अगर वो डेवलप हो जाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फौरन से सारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स को पता होगा कि ट्विन बेबी हैं और खतरे में जा सकती है, उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसको बचाया कैसे जाए। डिलीवरी के बाद टाइम नहीं होता कि हम ब्लड का वेट करें और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। आफ्टर डिलीवरी 48 आवर्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझा जाता है? ड्यूरिंग डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगेन पोस्टपार्टम पीरियड टिल 40 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, वो पूरा टाइम बहुत। हाइट थी 4 फीट 5 इंचेस, हाइट बहुत छोटी थी। प्रेगनेंसी हुई तो बच्चे भी ट्विंस थे। सिजेरियन के साथ उसके रिस्क और बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के बाद तो मूवमेंट जल्दी शुरू हो जाती है पेशेंट की। एनेस्थीसिया की वजह से एडेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और फिर मूवमेंट कम बाद में हो, उससे एडेड कॉम्प्लिकेशंस, और उसकी वजह से ओवरऑल रिकवरी और लेट हो सकती है। हमारे आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या हो सकती हैं? मतलब प्यारी मरियम से तो हमें ये पता चला ना, उसका BP शूट कर गया, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। बॉडी के अंदर अगर किसी के डिलीवरी के बाद कोई पीसेस रह जाए तो बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है और वो खुदा ना खास्ता। 3 मेजर स्टेप्स कौन से हैं जो लाजमी होने चाहिए? रावलपिंडी की टिकटॉकर प्यारी मरियम 2023 में उसकी शादी होती है। 2025 में 2 बच्चों की पैदाइश के बाद 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है और वजह ये पता चलती है कि उसका BP शूट हो गया, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से बात डेथ तक पहुंच गई। आज के इस पॉडकास्ट में आपको डॉक्टर अरूबा रहीम ये बताएंगी कि प्रेगनेंसी किस तरह खतरनाक हो सकती है, आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और प्यारी मरियम के केस में ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इमोशनल, बहुत सैड है, क्योंकि एक माँ इस दुनिया से चली गई है, 2 बच्चे उनके पैदा हुए, बहुत ही प्यारी टिकटॉकर प्यारी मरियम, उनके बच्चे पैदा होते हैं और 48 आवर्स के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो सब कुछ ठीक था, सेहत ठीक थी, एज अच्छी थी, 26 ईयर्स एज कोई एज नहीं होती, और प्रेगनेंसी ठीक गई, डिलीवर भी हो गए बच्चे। अगर इनका प्यारी मरियम का हाइपोथेटिकल केस देखें तो मुझे ये बताएं, जब सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं, फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि मदर की डेथ ही हो जाए? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वाकई बहुत सैड मोमेंट है, क्योंकि इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि एज ए डॉक्टर बात हो या क्या, इसमें तो हर इंसान ही बहुत गमज़दा है क्योंकि एक माँ की डेथ हुई है। और जहाँ तक मुझे पता चला उनकी ट्विन प्रेगनेंसी थी और माशाल्लाह 2 बॉयज़ उनके जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं वो इस दुनिया में आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, हम इसको कहते हैं, कि मदर की जान ना बच सकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इट वाज़ एन आइडियल एज 26 ईयर्स ऑफ एज, जो कि ना ज़्यादा है ना बहुत कम है। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें समझ आ रही है कि ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक कोई आम प्रेगनेंसी नहीं होती है। सुनने में तो आता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है कि 2 बच्चे आ गए एक साथ, और बेशक जो भी जेंडर हो, लेकिन माशाल्लाह डबल खुशी और फैमिली में डबल रौनक। लेकिन एक माँ या एक इंसानी जान के लिए ट्विन प्रेगनेंसी को कैरी करना और उसको बर्थ देना बहुत इवन जानलेवा भी हो सकता है। इसमें क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस कई टाइम्स ज़्यादा है, यानी सिंगल प्रेगनेंसी की कंपैरिजन में बच्चेदानी वापस अपनी जगह में आने में टाइम बहुत ज़्यादा ले सकती है। और इसमें अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए और बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके तो उसमें माँ की जान जाने का ख़दशा हो सकता है। आई एम श्योर मरियम जिस भी हॉस्पिटल में हैंडल हुई होंगी मस्ट बी वेरी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, क्योंकि 48 आवर्स निकले डिलीवरी के बाद भी। और मुझे इससे ज़्यादा डिटेल्स तो मालूम नहीं, लेकिन आई एम श्योर उनको ब्लड अरेंजमेंट, ब्लड वगैरह भी लगता रहा। बट एट द एंड अगेन ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है
वो कई दफ़ा और जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ये जब ब्लीडिंग बर्थ के बाद होती है, ये एक आम इंसान वाली ब्लीडिंग नहीं होती। जैसे हम कह लें कि एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग हो गई। जब बर्थ के बाद वाली ब्लीडिंग होती है, उसमें ब्लीडिंग के साथ ब्लड में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकने के फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से उस ब्लड में ज़ाया होते हैं, जिसकी वजह से एक पिक्चर बहुत अर्ली डेवलप हो जाती है माँ की बॉडी में, जिसको मेडिकल टर्म्स में डीआईसी कहते हैं, यानी ब्लड में से क्लॉट होने के सारे फैक्टर्स फ़ौरन ब्लीड आउट हो जाते हैं। और अगर वो डेवलप हो जाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फ़ौरन से सारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, जो ऑफ कोर्स एक ऐसे इंसान में जो जो प्रेगनेंसी में ना हो, उसमें ऐसा नहीं होता ये प्रोसेस। तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ पूरी बॉडी की एक डिफरेंट स्टेट होती है, इसलिए उसमें हम ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा जल्दी डील करना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि आम तौर पे जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं उनको और तरीके से डील किया जाता है। और इसमें एक ऑर्गन बच्चेदानी को हमने वापस अपनी जगह पर लाना होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में अगर ये चीज़ ना हाथ में आए और डीआईसी में चला जाए पेशेंट, तो फिर डॉक्टर्स जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत मुश्किल हो जाता है जान बचाना। तो मुझे जो ये समझ में आया इनका केस कि ट्विन प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी के बाद, और फिर जिस तरह मुझे पता लगा कि इनका शायद ब्लड प्रेशर भी साथ में प्रॉब्लम कर रहा था। बीपी हाई हो गया था। एग्जैक्टली तो अगेन प्रेगनेंसी के अंदर नॉन प्रेग्नेंट के हिसाब से ब्लड प्रेशर के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो तो खुदा ना खास्ता वो बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें ब्रेन हेमरेज भी शामिल है और भी बहुत सारे बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जो कि अगेन जानलेवा होने के लिए पॉसिबिलिटी है। और ये सब बातें ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस होता है। तो बिल्कुल बहुत सैड मोमेंट है। आई एम श्योर क्योंकि वो अगर एक अच्छे शहर में या अच्छी जगह पर होंगी तो बिल्कुल ये बहुत सालों बाद देखा गया होगा। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर के हाथ से निकल भी जाती हैं। प्रेगनेंसी में बॉडी कैसे रिएक्ट करे, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे रिएक्ट करें, और फिर ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ, तो उसमें कई चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती तो हैं। डॉक्टर अरूबा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकने वाले जो अंदर सिस्टम होता है वो बहुत हुँ, जल्दी से, वो सेल्स जी, जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो ऐसा जाते है। हैं, ज़ाया होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल डिलीवरी में ये चीज़ें नहीं होती कि सी सेक्शन में भी ये चीज़ें उतनी ही अलार्मिंग होती हैं, और सी सेक्शन में भी उतने ही चांस ज़्यादा होते हैं कि भाई आपकी ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और आपको डेथ तक भी जाना पड़ सकता है? इसे हम पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा चांस हो, एक्सेप्ट कि कोई रिस्क फैक्टर्स हों मदर के अंदर या कोई बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो, उसमें फिर भी चांस ज़्यादा हो सकता है सिजेरियन सेक्शन से। सिमिलरली कुछ रिस्क फैक्टर सिजेरियन में भी कर सकते हैं, जैसे प्लेसेंटा की पोजीशन या ऐसा कुछ। लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए, अगर सिंगल प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल लेबर का ड्यूरेशन रहा है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज कोई बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। आप कह लें तकरीबन 100 में से 8, 5 या 8 ख़वातीन में ये हो सकता है, और उसमें भी मोर देन 90% में ये कंट्रोल हो जाता है। और जो सिचुएशन मैंने कहा कि डीआईसी तक बात जाने का चांस होता है, वो तो लेस देन 1% होता है। यानी ये रेयरली होती हैं चीज़ें। जैसे कि हमें सुनने में आता है मदर की जो डेथ है वो अल्लाह का शुक्र है हमें अपने इर्द गिर्द में बहुत अरसे के बाद किसी की सुनने में आता है। एक्सेप्ट कि क्योंकि जैसे हमारे मुल्क में अगर इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, वो बिकॉज़ बहुत गाँव में ख़वातीन डिलीवर हो रही हैं, रिस्क फैक्टर्स नहीं पिक होते टाइम से। अगर रिस्क फैक्टर्स पिक हुए हों, डॉक्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, तो ये चीज़ें सारी हैंडल हो जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हों। सो व्हाट डू यू से कि ऑब्वियसली उन्हें पता होगा कि ट्विन बेबी हैं, डॉक्टर्स को पता होगा कि ट्विन बेबी हैं, और उन्होंने तो अपनी तरफ से केस बहुत अच्छा डील किया होगा। तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक आम इंसान को डिलीवरी से पहले, मतलब उस मदर को डिलीवरी से पहले अपने माइंड में रखने चाहिए या उसकी फैमिली को रखने चाहिए कि भाई ये चीज़ें होंगी तो जो है ना, हमारा जो पर्सन है, जो रिलेटेड मदर है, वो
ख़तरे में जा सकती है, उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसको बचाया कैसे जाए। हमने तो आखिरी हद तक अपनी कोशिश करनी है ना, फिर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है या नहीं रखी वो तो बात की बात है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी साइड से तो लास्ट मोमेंट तक जाते हैं ना कि यार ये बच जाए। एज़ अ पेशेंट अगर आप कहें तो इसमें ये केयर इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर आपको डॉक्टर बता दें कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, चाहे उसमें एक सिंगल रिस्क फैक्टर ही क्यों ना हो, तो उसमें ऑफ कोर्स डॉक्टर को रेगुलर और फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, ताकि हर विजिट में उस रिस्क फैक्टर का ख्याल किया जाए। अगर उसके लिए फ़र्दर कुछ ट्रीटमेंट और ऐड होने वाली हो वो ऐड की जाती है। और अगर रिस्क फर्दर फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसके अंदर जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसके अंदर आप पहले से ही मेडिसिन ऐसी दे रहे होते हैं हुँ। कि अव्वल तो ब्लड प्रेशर ना बढ़े और एट द टाइम ऑफ बर्थ उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। फिर उसके सर्कमस्टेंसेस बहुत मैटर करते हैं, कोई स्ट्रेस का एलिमेंट ऐड ना हो। सिमिलरली अगर ट्विन प्रेगनेंसी है जिसके अंदर खदशा है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो अगर डॉक्टर ने ब्लड अरेंजमेंट्स का कहा है, क्योंकि डिलीवरी के बाद टाइम नहीं होता कि हम ब्लड का वेट करें और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो उस वक़्त अगर इन हैंड फ़ौरन ब्लड हो और ब्लड रिप्लेस होता जाए तो वो काफ़ी लाइफ सेविंग स्टेप होता है। तो जिस तरह डॉक्टर ने गाइड किया हो वो प्रिपरेशन रखें। तो ऑफ़ कोर्स कोशिश तो डॉक्टर की साइड से भी होती है, आई एम श्योर मदर और उसकी फैमिली की साइड से भी पूरी होती है। बाकी तो अगर जान तो देने वाला भी ऑफ़ कोर्स अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह ही है। बट ये है कि जो कोशिशें और मेजर्स पॉसिबल हैं पेशेंट के एंड से, वो तो यही हैं कि अगर आपको अलार्म कर दिया जाए कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बिकॉज़ हमारी गायनी के अंदर हम लो रिस्क और हाई रिस्क को कैटेगराइज़ कर देते हैं। और हाई रिस्क में हमारे फ्रीक्वेंट विज़िट्स हो जाते हैं, क्योंकि लो रिस्क में नॉर्मली महीने में 1 दफ़ा विज़िट होता है। हाई रिस्क में आपको ज़्यादा बार पेशेंट को बुलाना पड़ता है, और उसकी वजह यही होती है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे को सेफ़ रखने के लिए और माँ को सेफ़ रखने के लिए। हमारे यहाँ अभी तक ये समझा जाता है, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो आम इंसान है, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, कि बच्चा पैदा हो गया, माँ बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि 48 आवर्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें आपको बच्चों को भी देखना होता है, उसमें आपको मदर को भी देखना होता है। तो ये आफ्टर बर्थ, आफ्टर डिलीवरी 48 आवर्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझा जाता है? उसमें क्या चीज़ें हम ऑब्ज़र्व हमें करनी चाहिए? अच्छा, इसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेगनेंसी वाला टाइम जैसे ही पूरा होता है, जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया अपने पेशेंट्स में, हुँ। डिलीवरी हुई और पूरी फैमिली पेशेंट को, मदर को भूल के बच्चे के पास भाग बच्चे के जाते हैं। पास चले और जाते हैं। मदर को हालाँकि डिलीवरी के बाद ही तो टाइम शुरू होता है। बिल्कुल। ड्यूरिंग डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, प्लेसेंटा निकला, एकदम से हार्मोनल चेंज आता है बॉडी में। बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ने क्या पूरे एक बच्चे जितना यूट्रस और फिर दोबारा छोटा होना होता है, उसमें खुदा ना खास्ता ब्लड लॉस ना हो जाए, मदर का जो इमोशनल चेंजेस हैं। और फिर नेक्स्ट 48 आवर्स, स्पेशली अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है जैसा कि शुगर या ब्लड प्रेशर, तो उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। उसमें अगर खुदा ना खास्ता कुछ कॉम्प्लिकेशन होनी है तो होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। और अगेन पोस्टपार्टम पीरियड टिल 40 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी, वो पूरा टाइम बहुत, मेरा तो ख्याल है शायद प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा केयर वाला टाइम हुँ। होता है, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो चुकी होती है। मदर की पूरी बॉडी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंज में से गुजर रही होती है, जिसके अंदर डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और उसके अलावा ये कि बच्चे को ख्याल रखना, उसी मदर ने जिसने अभी इमिजिएटली एक बर्थ के प्रोसेस से गुजरी, चाहे वो डिलीवरी है या सिजेरियन, उसने उस बच्चे का ख्याल भी रखना है। तो वो एक काफ़ी स्ट्रगल से फिज़िकली भी और इमोशनली गुजर रही होती है। और कंसिडरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को प्रेग्नेंट लेडी से ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। और ये सारी, और फिर जो बॉडी की चेंजेस, फिज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस, उसको एक्सेप्ट करना, तो ये सारी चीज़ें लेकर मदर को शायद प्रेगनेंसी से भी कहीं ज़्यादा केयर और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बीइंग अ डॉक्टर, आप ये बताएं कि जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे पैदा होते ही मदर का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, तो व्हाट डू यू थिंक इन बच्चों में भी कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज रह जाती हैं कि वो पूरी हो जाती हैं, ठीक रहता है सब कुछ? देखिए, ये वही बात है कि ये लॉस कोई आम इंसान का लॉस नहीं है, ये एक मदर की डेथ है। इसलिए जब हम बात करें कि गायनी डिपार्टमेंट में जब डेथ होती है, वो एक आम डेथ नहीं होती।
हॉस्पिटल में और किसी डिपार्टमेंट में डेथ हो, नो डाउट वो भी बड़ा एक सैड मोमेंट होता है, लेकिन जो डेथ गायनी में हो जाए खुदा ना खास्ता, वो कई सालों तक याद रखी जाती है और उस पे पूरा डिपार्टमेंट भी रोता है एक्चुअली। ये शायद आम लोगों को सुन के यकीन नहीं होगा, लेकिन वाकई डॉक्टर्स के सामने से वो फेस नहीं जाता। जो अगर डेथ इसरा मैटरनल उसने देख ली हो, चाहे ट्रेनिंग के टाइम में या अपनी प्रैक्टिस में, तो ये तो एक बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर है जो उस बच्चे की लाइफ से मिस हो जाता है। कंसिडरिंग हिज फिज़िकल वेल बीइंग बच्चे की, ऑफ कोर्स देखिए बच्चे की ज़िंदगी सच्ची बात है माँ से। उस बच्चे का ख़्याल भी माँ ने रखना है, उस बच्चे की तरबियत भी, जिसे कहते हैं कि माशरा खुशहाल या माशरा ज़्यादा तरक्की करता है जहाँ की माएँ पढ़ी लिखी हों या जहाँ की माएँ ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस दे सकें। तो नो डाउट जिन ऑब्वियसली माँ ना हो तो एक कमी तो रह जाती है, घर वाले उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी शुक्र शुक्र है सोशल सेटअप ऐसा है कि वो चीज़ समहाउ कॉम्पनसेट हो जाती है। कुछ बच्चों में उल्टा वो और ज़्यादा बहादुर और एम्बिशियस बन जाते हैं। हुँ। बट यस, मदर का लॉस को तो कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे वो इमोशनल हो या फिज़िकल वेलबींग हो। तो ये एक वाकई बड़ा लॉस होता है। और एज अ डॉक्टर एंड एज अ गायनोकोलॉजिस्ट बात करते हुए भी बहुत मैं भी इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि नो डाउट हमारे सामने, बिकॉज़ अगर हम लोग तो खैर एक बड़े शहर में काम कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो शायद सालों में कोई एक ऐसा फेस आ जाता है तो वी ऑलवेज़ रिमेंबर देम और हमें हमेशा उसके बच्चे भी याद रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो दूसरे छोटे शहरों में जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, नो डाउट क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो पूरी एफर्ट कर रहे हैं, बट कई दफ़ा पेशेंट को पहुँचने में इतना डिले हो जाता है या कुछ फैसिलिटीज़ में इतनी कमी होती है कि वहाँ पे ओवरऑल मैटरनल मोर्टेलिटी यानी माँओं के फ़ौत होने की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे मुल्क की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो इस वजह से वहाँ पर शायद ये ज़्यादा हो रहा है और इसके लिए इक़दामात भी हो रहे हैं, बट ये है कि यस, इस चीज़ को रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर अरूबा प्यारी मरियम की बात करें तो वो भी किसी छोटे शहर में नहीं थी, रावलपिंडी की लड़की है, ठीक है। 2023 में उसकी शादी हुई थी और 2025 में उसकी डेथ हो गई 2 बच्चे पैदा करने के बाद। तो मुझे जहाँ तक एक और फैक्टर भी लग रहा है, आप मुझे करेक्ट करें कि क्या ऐसा भी हो सकता है, उसकी हाइट थी 4 फीट 5 इंचेस, हाइट बहुत छोटी थी। तो प्रेगनेंसी हुई तो बच्चे भी ट्विन्स थे। तो क्या ये हाइट वाला फैक्टर भी आता है कि ट्विन्स बेबी हाइट भी बहुत छोटी, फिर डिलीवरी का सीन भी इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकी, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब हाइट छोटी हो, ट्विन्स हों, तो ओवरऑल बीएमआई पे फ़र्क पड़ता है बॉडी के, और जब बीएमआई ज़्यादा हो रहा हो तो इससे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते, ना सिर्फ ब्लीडिंग और ब्लड प्रेशर, बल्कि इसके अंदर एम्बोलिज्म का चांस भी बढ़ जाता है और इसके अंदर ओवरऑल रिकवरी में डिले आ जाता है। तो यस, स्मॉलर हाइट विथ ट्विन्स, जिससे ओवरऑल वेट और बीएमआई ज़्यादा हो जाए, इसमें ओवरऑल मॉर्बिडिटी बढ़ने का चांस हो जाता है। और इतनी छोटी हाइट में अगर डॉक्टर्स नॉर्मल की तरफ जाते तो वो तो ज़्यादा समझ में आता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी की तरफ गए तो वो तो बहुत ही खतरे वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन सी सेक्शन के बाद भी बीपी कंट्रोल ना हो सका, सी सेक्शन के बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो सकी, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी नेग्लिजेंसी हो सकती है? छोटी हाइट में अगर सिजेरियन हो, यानी कि अगर छोटी हाइट है, ट्विन्स हैं और बीएमआई ज़्यादा है, और तो सिजेरियन के साथ उसके रिस्क और बढ़ जाते हैं नॉर्मल हम्म। डिलीवरी से भी ज़्यादा, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में मोबिलाइजेशन और देर से होगी, यानी पेशेंट और देर से मूव अराउंड कर सकेगा। तो डिलीवरी के बाद तो मूवमेंट जल्दी शुरू हो जाती है पेशेंट की। तो जब उसकी मूवमेंट कम है, एक एनेस्थीसिया भी मिला है, तो एनेस्थीसिया की वजह से एडेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और फिर मूवमेंट कम बाद में हो, उससे एडेड कॉम्प्लिकेशंस, और उसकी वजह से ओवरऑल रिकवरी और लेट हो सकती है। तो और उसकी वजह से एम्बोलिज्म या ऐसी चीज़ें और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। और जैसे आपने कहा कि रावलपिंडी में है, तो आई एम श्योर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई नेग्लिजेंस का हो सकता है, क्योंकि जब वाक़ई एक माँ जा रही हो तो पूरा हॉस्पिटल आके खड़ा हो जाता है। तो आई एम श्योर, लेकिन अगेन डॉक्टर भी इंसान है, तो आई डोंट थिंक कि किसी ने एफर्ट कम की होगी या कोई नेग्लिजेंस का एलिमेंट होगा।
अच्छा, वैसे जिनकी हाइट्स का इशू होता है, जिनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि जिनकी हाइट छोटी होती है ना, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ बहुत कम होती हैं। अब आई डोंट नो ये रियलिटी है कि नहीं, आप मुझे इसमें करेक्ट कर दें कि जिनकी हाइट छोटी होती है उनकी नॉर्मल डिलीवरी कम होती है, तो उनको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए, या वो डायरेक्ट डॉक्टर को खुद भी कह सकती है नहीं आप हमारा जो है सिज़ेरियन कर दें? देखें, हाइट छोटी एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है क्योंकि उसमें पेल्विक बोन का साइज़ छोटा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिलीवरी डिपेंड करती है कि बच्चे का साइज़ मदर की पेल्विक बोन के हिसाब से कितना है। कई दफ़ा बच्चे का साइज़ ऐसा होता है कि छोटी हाइट वाली पेशेंट भी आराम से डिलीवर हो जाती है। तो जब 9वां महीना शुरू होता है यानी 36 वीक्स पे अगर बेबी की पोजीशन ठीक है और कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो गायनेकोलॉजिस्ट मेनली एक इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं टू सी द साइज़ ऑफ पेल्विस। हुँ। और अगर आपके डॉक्टर आपको कहें कि आपके पेल्विस का साइज़ बिल्कुल ठीक है बेबी के हिसाब से, तो फिर लेट योर डॉक्टर डिसाइड। बट अगर डॉक्टर उस वक़्त बता दें कि आपकी बोन्स छोटी हैं और डिलीवरी का चांस नहीं है, तो फिर डेफ़िनेटली फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि आप नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल की तरफ जाएँ। आप क्या कहती हैं कि ज़्यादा डेंजरस और ज़्यादा मैटरनल डेथ आफ्टर सी सेक्शन होती है या आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी होती है? ज़्यादा रिस्क फैक्टर तो सिज़ेरियन सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर एनेस्थीसिया मिलता है, वो एक एडिड चीज़ हो गई जिसका कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर उसके बाद सिज़ेरियन के बाद तकरीबन 24 घंटे तक पेशेंट मूव अराउंड नहीं कर सकता और इस वजह से और चीज़ ऐड हो सकती है। और हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो 2 घंटों के बाद ही पेशेंट अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं और वॉक भी कर सकती है। और सिज़ेरियन में एक्चुअली कई दफ़ा हफ़्ता भी लग जाता है बिल्कुल नॉर्मल मूव अराउंड करने में। तो जितना जल्दी मूवमेंट शुरू हो जाए, जितनी जल्दी नॉर्मल डाइट शुरू हो जाए, उतनी ही जल्दी रिकवरी अच्छी होती है। तो नो डाउट सिज़ेरियन जो है वो थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। बट अगेन अब सिज़ेरियंस के साथ बहुत एडेड फैसिलिटीज़ आ गई हुई हैं, तो ये सारी चीज़ों का ख़्याल बिल्कुल रखा जाता है। तो जिसमें सिज़ेरियन हो रहा हो तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रख लिया हमारे जाता है। हाँ, हमारे पाकिस्तान में स्पेशली सिज़ेरियन इतना बढ़ क्यों गया है? मतलब एंड टाइम पे डॉक्टर कुछ ऐसा कह देते हैं कि बस सी सेक्शन के अलावा तो कोई चांस ही नहीं है ना, बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता नॉर्मल डिलीवरी के साथ। ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों कर गया है? आपने ठीक कहा, सिज़ेरियन सेक्शन रेट ना सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ा है बल्कि वर्ल्ड ओवर ही बढ़ा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं, डॉक्टर रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिज़ेरियन सेक्शन का रेट बढ़ने की वजह ये है कि एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की बात करें कंसिडरिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड बेटर सेटअप अगर आप करें या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, तो उसके अंदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा पेशेंट के अपने माइंड पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स बिल्कुल गिव अप किया होता है उन्होंने। पेन्स स्टार्ट में तो दे आर वेरी इमोशनल कि हमने नॉर्मल डिलीवरी करनी है, बट जब पेन स्टार्ट होती हैं तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि इंटरनल चेकअप्स हो रहे हैं और पेन्स आ रही हैं और वो सारा कुछ। तो अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया है कि आप ये सब चीज़ जो कि एक एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेस है कि इसमें से गुजरने के लिए तैयार हैं, तो आपके आधा काम तो वहीं आसान हो जाता है। उसके बाद प्रोग्रेस यस डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, बेबी का साइज़, लेबर का प्रोग्रेस कि हर घंटे में कितनी डायलिटेशन हो रही है। अगर आप ओवरऑल सिज़ेरियन सेक्शन रेट देखें उसकी पाकिस्तान में बढ़ने की वजह ये है कि बहुत सारे ख़वातीन काफ़ी ट्रायल के बाद हॉस्पिटल पहुंचती हैं, हुँ। जिसके अंदर जैसे दाइयों का भी ट्रायल है, नॉन डॉक्टर्स का आजकल अदरवाइज़ भी ट्रेंड आ रहा है पढ़े लिखे लोगों में भी कि वो घर में बैठ के बहुत ज़्यादा लेबर नॉन डॉक्टर्स को बुलाकर करते हैं। एंड व्हेन दे रीच द हॉस्पिटल तो वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में होते हैं, किसी की ब्लीडिंग हो रही होती है या किसी के खुदा ना खास्ता बेबी की हार्ट बीट कम हुई होती है, तो ज़ाहिर है फॉर द सेक ऑफ बेबी फिर हमें सिज़ेरियन करना पड़ता है। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर इसलिए बढ़ गया हुआ है। और बाकी यस, जब एक सिज़ेरियन हो जाए तो दूसरे सिज़ेरियन में विद अ स्कार्ड यूट्रस बहुत ज़्यादा ट्रायल नहीं दिया जाता। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड ओवर ही सिज़ेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है। एक तो बेबी की लाइफ बचाने के लिए, क्योंकि जब मदर पहुँचेगी ही ट्रायल कहीं और से लेके और काफ़ी बच्चे की हार्ट बीट डिप की हो, तो फिर फ़ौरन से बच्चे की जान बचाने के लिए सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। फिर जब एक दफ़ा सिज़ेरियन हो जाए तो स्कार्ड यूट्रस पे बहुत लंबा ट्रायल इंडिकेटेड नहीं होता, तो फिर इस वजह से फिर सिज़ेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 2 या इससे ज़्यादा सिज़ेरियन में तो वैसे ही हम ट्रायल नहीं देते।
तो ये भी कुछ कॉजेज़ हो जाती हैं सिज़ेरियन सेक्शन रेट बढ़ने की। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रूबा, एक चीज़ और बताएं कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी और आफ्टर सिजेरियन क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए केयर का? होम प्रोटोकॉल केयर क्या होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ये सिम्टम्स आपको मदर में या बेबीज़ में नज़र आएँ तो उन्हें फ़ौरन से पहले जो है वो डॉक्टर पे ले आएँ, हॉस्पिटल ले जाएँ? अगर तो मदर को ब्लीडिंग ज़्यादा फ़ील हो, यानी कि एक तो नॉर्मल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, बट कोई हेवी ब्लीडिंग की एपिसोड हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर मदर को बहुत ज़्यादा वीकनेस या चक्कर आते रहें या हुँ। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या फेस पे या हाथों पे स्वेलिंग डेवलप होना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। और अगर पहले ब्लड प्रेशर की शिकायत रह चुकी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अब डिलीवरी के बाद सर में दर्द या चक्कर आए या फेस पे स्वेलिंग बढ़े तो भी घर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मदर को फ़ौरन हॉस्पिटल ले आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा हमारे आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस और क्या-क्या हो सकती हैं? मतलब प्यारी मरियम से तो हमें ये पता चला ना, उसका बीपी शूट कर गया, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। इसके अलावा और कौन-सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिससे डेथ के इम्कानात बढ़ जाते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन मैटरनल डेथ की वजह ही ब्लीडिंग ज़्यादा या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना है। एक और हमारे मुल्क में बहुत कॉमन कॉज़ है, उसको हम सेप्सिस कहते हैं, यानी इन्फेक्शन। यानी कि बॉडी के अंदर अगर किसी के डिलीवरी के बाद कोई पीसेस रह जाएँ, तो वो कुछ दिनों के बाद बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट करके हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ प्रेज़ेंट करते हैं। हुँ। और जब तक वो पीसेस निकले ना, तो बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है और वो खुदा ना ख़ास्ता डेथ का बायस बन सकता है। इसलिए डिलीवरी या सिज़ेरियन के बाद घर जाके अगर फ़ीवर सेटल ना हो रहा हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल आना चाहिए। उसको आम नहीं लेना चाहिए, ताकि कॉज़ पता चले फ़ीवर की और उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाए। उसके अलावा अगर आप एक और कॉज़ पूछें जो कि काफ़ी कॉमन भी हो चुकी है वर्ल्ड ओवर ही, डिप्रेशन की कॉज़ है। डिप्रेशन के बहुत सारे लेवल्स हैं एक्चुअली, जिसके अंदर आखिरी लेवल जो रेयर होता है उसमें मदर इवन अपने बेबी के साथ भी और ख़ुद भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चली जाती है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो जाती हैं। तो अगर डिप्रेशन डेवलप हो रहा हो तो भी फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। डॉक्टर रूबा, इसमें आपने बताया कि सेप्सिस हो जाए तो इन्फेक्शन आपके बहुत ज़्यादा फैल जाता है जिसकी वजह से बुखार नहीं आपका सेटल्ड होता और डेथ तक बात चली जाती है। तो अगर खुदा न खास्ता ये बेबी के पीसेस अंदर रह गए हैं तो ये दोबारा ऑपरेट के साथ ही बाहर निकाले जाते हैं? आम तौर पे अगर ऐसे पीसेस हैं जिसकी वजह से बुखार डेवलप हो रहा है तो वो नीचे से डीएनसी के थ्रू निकाले जाते हैं, और जब तक वो निकलें ना तब तक ये सिचुएशन काबू में नहीं आती। तो डीएनसी इटसेल्फ भी डेंजरस है? लेकिन वो तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, डेंजरस प्रोसीजर लेकिन लाइफ सेविंग होता है ऐसी सिचुएशन में। डिलीवरी हो जाए, डीएनसी हो जाए, इसके बाद वीकनेस कितनी होती है? क्योंकि हम तो कहते हैं अब नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तुमने क्या, हमने नहीं 4-4 बच्चे पैदा किए थे, कुछ भी नहीं, सब सेट है, बस उठो, काम करो, भागो दौड़ो, एक्टिव रहोगे। ये कैसा परसेप्शन है? ये एक स्टेटमेंट ऐसी है कि जो सुन के मैं एज़ अ डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जब 4 बच्चे पैदा किए तब उस वक़्त एक्चुअली उनको भी वही केयर चाहिए थी, और आई एम श्योर, आई होप कि हुई हो और होती भी होगी। अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए थी डेफ़िनेटली, क्योंकि जो भी माँ बच्चा पैदा कर रही है उसके बाद उसको डाइट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो आने वाले बच्चे की केयर कैसे होगी। इसलिए माँ को बहुत हेल्दी डाइट, नॉट ओनली फॉर 40 डेज़ बट नेक्स्ट 3 मंथ्स तो ख़ास तौर पे, और स्पेशली जब तक वो फीड करा रही है बच्चे को, जिसके अंदर बैलेंस डाइट, हाई न्यूट्रिशियस डाइट, जैसे कि जिसके अंदर मिल्क भी एडेड हो, प्रोटीन्स हों, फ्रूट्स हों, मल्टीविटामिन्स ऐड हम करते हैं एज मेडिसिन्स, ताकि जितना वो उसके अंदर से निकला है वो सारा रिप्लेस हो सके, अंदर बॉडी में सारा कुछ रिपेयर होने में हेल्प हो सके। ये भी एक परसेप्शन है कि पानी ना ज़्यादा पिएं, दूध ना पिएं, पानी से पता नहीं पेट फूल जाएगा, या दूध पिएंगे तो पस होएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब मिथ्स हैं। मिल्क तो मस्ट है, बिकॉज़ व्हेन शी इज़ फीडिंग तो उसको ख़ुद अपना कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल ठीक रखना है, ताकि बच्चे के अंदर डेफिशिएंसीज़ ना आए।
उसके अलावा ये कि कंसिडरिंग वाटर इनटेक, पानी नहीं पिएंगे तो यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी और फिर वही बात कि इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी। तो इस वजह से ये पानी का इनटेक, मिल्क, ये सारा इमीडिएटली आफ्टर बर्थ शुरू हो जाता है। और फिर नींद पूरी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी अदर डे इफ़ मदर इज़ टायर्ड तो उसके अंदर रिपेयर और रिकवरी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि जब बच्चा पैदा हो तो यू शुड हैव अ हेल्पर विद यू, ताकि जब आपने फ़ीड कराया बच्चे को तो थोड़ी देर आप भी सो सकें, बिकॉज़ बच्चे ने रात को भी उठ के फ़ीड करना है, दिन में भी करना है, और मदर को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आई थिंक फ़ीडिंग मदर के लिए आराम के साथ-साथ अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। मरियम जैसे केसेस, जो ये टिकटॉकर जिसकी डेथ हो गई आफ्टर बेबी डिलीवरी, तो इन जैसे केसेस को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या लगता है 3 मेजर स्टेप्स कौन से हैं जो लाज़मी होने चाहिए कि उसकी वजह से ऐसे केसेस से जान छूट सके? इसमें जो मेजर स्टेप्स हैं ये 3 ही लेवल पे होते हैं। एक नो डाउट पेशेंट के लेवल पे, जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल हो गया, आपको डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंट विजिट्स और हर बात डॉक्टर की फ़ॉलो करनी होती है। दूसरा आ जाता है डॉक्टर्स के लेवल पे। इसमें ट्रेनिंग से बात शुरू होती है। ट्रेनिंग में हर रिस्क फैक्टर को कैसे कैटर करना है, उस वक़्त खुदा ना ख़ास्ता ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, क्या-क्या मेजर्स लेने हैं। हमारे मुल्क में फ़ॉर्च्युनेटली हर चीज़ अवेलेबल है, हर मेडिसिन इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, हर सर्जिकल टेक्नीक को ट्रेन किया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और सेफ्टी मेजर्स लेने का तरीका बताया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसलिए डॉक्टर्स ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि हॉस्पिटल में अच्छा ब्लड बैंक होना, अच्छी इंटेंसिव केयर होना, इट्स ऑलवेज़ अ टीम वर्क। हुँ। तो वो सारा कुछ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो तीसरा जो लेवल है वो गवर्नमेंट के लेवल पे, और WHO जो कि बहुत काम ऑलरेडी कर रहा है। WHO ने एक वर्ल्ड ओवर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स दिए हैं ओवरऑल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, ताकि माँओं के फ़ौत होने की मकदार चाइल्ड बर्थ के दौरान कम होती जाए। ख़ास तौर पे कुछ अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड्स में बहुत ज़्यादा टारगेट्स दिए हैं। उसके लिए WHO ने काफ़ी फाइनेंसेस के साथ साथ ट्रेनिंग और ये सब भी कर रहे हैं, ताकि स्पेशली अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में जहाँ पे माँओं के फ़ौत होने की मकदार ज़्यादा है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बिकॉज़ ऑफ मैनी रीज़न्स, कंडीशंस कम होना, खुराक में कमी होना, और उसके अलावा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ फैसिलिटीज़ का कम होना, तो वो सारी चीज़ों को कैटर किया जाए। तो यस, हर लेवल पे काम हो रहा है, और ओवरऑल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जितनी तेज़ी से वैसे नीचे आना चाहिए उस तरह तो नहीं, लेकिन ओवरऑल इसमें कमी ज़रूर आ रही है। मुझे एक चीज़ और बताएँ कि हमने आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस पे तो बात कर ली है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि हमें पहले उस औरत को पहले क्या केयर करनी चाहिए, उस प्रेगनेंसी में क्या केयर करनी चाहिए कि उसके डिलीवरी के टाइम पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना? लाइक ट्विन्स बेबी थे, प्यारी मरियम को भी पता था ट्विन्स बेबी है, क्योंकि ये तो 2-3 मंथ्स के बाद आपको पता चल जाता है ना अल्ट्रासाउंड में। तो उस टाइम पे ऐसी क्या केयर करनी ज़रूरी होती है कि डिलीवरी के टाइम पे ऐसे इश्यूज़ फेस ना करने पड़ें? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मदर की बॉडी ही ऐसे हो ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स आयरन का इंटेक, कैल्शियम का इंटेक, जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन्स दें उसको ना छोड़ें, एक्टिव रहें, और यस खुश रहें, स्ट्रेस में ना रहें, और साथ साथ अपने फ्रीक्वेंट और रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहें, ताकि कोई कमी हो तो उस चीज़ को बिफ़ोर डिलीवरी ही कैटर किया जाए, कि डिलीवरी के बाद खून की कमी क्यों होना, पहले ही इस चीज़ को ठीक कर दिया जाए, तो उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कम होने का चांस हो एंड सकता व्हाट है। डू यू थिंक अबाउट बेड रेस्ट और वॉक और सीढ़ियाँ चढ़ें, मत चढ़ें, रेस्ट रेस्ट करें कि ना करें? बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। ये जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर बेबी बहुत प्रोटेक्टेड होता है यूट्रस के अंदर। तो इसमें अगर तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे अगर प्लेसेंटा या ओवल नीचे की तरफ नहीं है, या खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जितना एक्टिव रहें,
और नॉर्मल लाइफ में जितनी रूटीन आप कंटिन्यू कर सकें उतना ही बेहतर होता है। इसमें ये सब बातें कहना कि बेड रेस्ट करें और खुराक बहुत ज़्यादा लें या ऐसा कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं है। ना बहुत तेज़ी से वेट बढ़ना चाहिए। 1 to 2 kg पर मंथ वेट गेन इज़ एडिक्वेट। अगर आप बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस होता है, और बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगे तो अगैन ब्लड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसलिए जितना एक्टिव रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करें, उतना ही बेहतर है। एक्सेप्ट कि आपके डॉक्टर आपको स्पेशली कहें कि आपके लिए मूवमेंट ख़तरनाक है, तो उसके अलावा आप नॉर्मल अपस्टेयर्स भी चढ़ उतर सकते हैं, बस गिरना नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अदरवाइज़ आप अपनी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर रूबा, ट्विन्स बच्चों का जब पता चलता है ना, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार एक ही दफ़ा में बच्चे पैदा हो जाएंगे, हमें बार बार उस पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा। और ट्विन्स प्रेगनेंसी का पता चले तो ये एक बहुत प्लेयर हमें फील होता है कि यार वाह अच्छा हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये ट्विन्स प्रेगनेंसी, जिस तरह मरियम, प्यारी मरियम की भी हुई कि ट्विन्स बेबी पैदा हो गए लेकिन खुद अपनी जान से हाथ धो बैठी, तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है? देखें, जब एज अ डॉक्टर हमें ट्विन्स का पता चलता है, और फ्रैंकली हम तो ट्रिपलेट्स को भी मैनेज करते हैं, तो जब ट्विन्स या ट्रिपलेट्स का पता चलता है तो हमें तो इतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी कोई एज अ डॉक्टर एक बहुत खुशी की खबर है नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिसमें प्री टर्म लेबर। उस प्रेगनेंसी का क्या फ़ायदा जिसमें बच्चा ही टर्म तक नहीं जा रहा या बच्चा नहीं बच रहा, और उसका तो बिल्कुल ही कोई पॉइंट नहीं कि माँ ना बचे। तो इसलिए जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का पता चलता है तो उसके अंदर हर चीज़ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, जिसमें प्री टर्म लेबर, पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लड प्रेशर के मसाइल, कोएगुलेशन के प्रॉब्लम्स, एम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ें, सिजेरियन सेक्शन रेट, ये सब कुछ बढ़ जाता है उसके अंदर। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में केयर भी ज़्यादा चाहिए, दुआएं भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, और ये एक डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी होती है। इस सारे केस के, मरियम का जो केस हुआ है, उसकी डेथ हो गई बच्चा पैदा करने के बाद, बच्चे ठीक है माशाल्लाह, आपका एंडिंग मैसेज क्या है? एंडिंग नोट क्या देती हैं अपने सुनने वालों को कि जो भी इस तरह हॉस्पिटल जाते हैं फॉर बेबीज़ और उनके साथ खुदा न खास्ता अगर इस तरह का केस हो जाए तो उस टाइम पे इमोशनल ट्रॉमा से बाहर किस तरह आना है और बच्चों की लुक आफ्टर कैसे करनी है ताकि बच्चे हेल्दी रहें। अब एक जो लॉस होना था वो तो हो गया, अब आगे बच्चों की हेल्थ के लिए उस ट्रॉमा को कैसे डील करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ट्रॉमा ड्रैग कर गया तो वो भी तो आपको दूसरे लोगों को मज़ीद बीमार कर सकता है। बिल्कुल, जो लॉस हो गया उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन यही शायद इस दुनिया का सिस्टम है। लाइफ हैज़ टू गो ऑन। उन बच्चों को केयर देने के लिए जितने घर के लोग हैं, लकीली हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि घर में बहुत सारे लोग उन बच्चों को केयर करने के लिए मौजूद होते हैं, उन बच्चों को बड़ा करने के लिए और ग्रूम करने के लिए। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह मरियम के बच्चों की भी परवरिश और हिफाजत करने के लिए अल्लाह तो है ही, और इर्द गिर्द लोग भी मौजूद होंगे उनका, उनके इस इमोशनल लॉस को कम से कम रखने के लिए। और इस वक्त शायद उन बच्चों को उतना फ़ील ना हो जितना उनके और घर, बिकॉज़ मरियम आई एम श्योर बेटी भी किसी की थी, वाइफ़ भी किसी की थी, तो वो सारा चीज़ों को कैटर करने के लिए वो लोग भी बहुत बड़े लॉस से गुज़र रहे हैं। उनको ख़ुद पहले तो इमोशनली स्टेबल होना होगा, और बच्चों की परवरिश साथ में देख के तो उनको मिल के सब ने एक साथ ही चलना होगा। ये बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने कल हमारे मुल्क का फ्यूचर बनना है, और वी डोंट वांट कि कोई डिप्रेशन में कोई नेगेटिव पर्सनालिटीज़ सामने आएँ, और इससे अगर फैमिली का इम्पैक्ट अच्छा हो तो यही बच्चे बहुत पॉजिटिव और बहुत एम्बिशियस बन के दुनिया में बहुत अच्छी चेंज भी लेके आते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज थैंक द यू बेस्ट सेशन। टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत अवेयरनेस थैंक थी, यू लेकिन बस दुख की बात यह है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी आगे की मंजिलें आसान करे और बिल्कुल उनके आमीन बच्चों को उनका फ़ख्र बनाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आमीन। थैंक यू। थैंक यू।
आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आपने हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से प्रेगनेंसी में कैसे बचना है। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।